आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उसे खत्म करने के बाद सच में मैं कुछ देर के लिए बस बैठा रह गया। एक भारीपन सा महसूस हुआ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि बल्कि आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान का वो कच्चा चिट्ठा है जिसे शायद हम पढ़ना नहीं चाहते पर जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कौन सी किताब की बात हो रही है? किताब है कमलेश्वर का जबरदस्त उपन्यास खोई हुई दिशाएं। हाँ, बिल्कुल। ये 1973 में छपी थी और कहानी 1947 के बंटवारे से शुरू होकर 1975 की इमरजेंसी तक जाती है। मतलब पूरे 25-28 साल। हाँ, ये उन सालों का एक ऐसा आईना है जिसमें आज़ादी के सपनों को टूटते हुए बिखरते हुए दिखाया गया है। बिल्कुल। और हमारी आज की बातचीत का मकसद सिर्फ इस उपन्यास की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसके किरदारों के जरिए ये समझना है कि आज़ादी के बाद वो कौन सी दिशाएं थीं जो हम खो बैठे। ये उपन्यास एक तरह का यूँ समझिए कि एक पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम किस चीज़ का? बंटवारे के जख्मों का, सिस्टम में घुसते भ्रष्टाचार का और उस पूरी पीढ़ी के मोह भंग का। हम कोशिश करेंगे कि इन किरदारों की यात्रा के साथ साथ हम उस दौर के हिंदुस्तान की नब्ज को पकड़ सकें। तो कहानी की जड़ें हैं 1947 में, बंटवारे की उस आग में जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और लेखक हमें सीधे दो ऐसे किरदारों से मिलाते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, जैसे दिन और रात। एक तरफ है रणविजय सिंह, चंद्रपुर गांव का एक बड़ा जमींदार का बेटा, जिसके लिए ताकत, बंदूकें और जमीन ही सब कुछ है। और ये ताकत सिर्फ जमीन और पैसे की नहीं है, ये एक तरह की वो सामंती सोच की ताकत है। वो सोच जो कहती है हम जो कर रहे हैं वही सही है, वही धर्म है। हाँ, और इस सोच को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो 1947 में जब देश बढ़ता है तो रणविजय इसी सोच के तहत धर्म रक्षा का बीड़ा उठाता है। वो अपने गांव और आसपास के मुसलमानों पर हमले परवाता है। गांव के गांव जला दिए जाते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और ये सब करते हुए हाँ, मुझे जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि उसे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि एक अजीब सा गर्व है। हाँ, ये कैसी मानसिकता है? ये उस दौर की बहुत कड़वी सच्चाई है। कमलेश्वर यहाँ दिखा रहे हैं कि कैसे नफरत को धर्म और कर्तव्य का चोला पहना दिया गया था। रणविजय के लिए ये हिंसा एक मौका है अपनी मर्दानगी, अपनी ताकत साबित करने का। उसे लगता है कि वो इतिहास बना रहा है, अपने धर्म को बचा रहा है। उसे ये एहसास ही नहीं है कि वो इंसानियत का खून कर रहा है। बिल्कुल नहीं। और यही वो पहली खोई हुई दिशा है जहां धर्म और अधर्म का फर्क मिट जाता है। और उसी आग में झुलसती हुई एक दूसरी जिंदगी है ज़ैबुन्निसा की। लाहौर की एक लड़की जिसका हंसता खेलता परिवार उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाता है। वो किसी तरह जान बचाकर एक ट्रेन में चढ़कर हिंदुस्तान पहुंचती है, इस उम्मीद में कि यहाँ शायद पनाह मिलेगी। लेकिन आज़ादी उसके लिए एक और बड़ा धोखा साबित होती है। दिल्ली के शरणार्थी कैंप में, जहां उसे सुरक्षित होना चाहिए था, वहीं उसके साथ बलात्कार होता है। हाँ, और ये सदमा इतना गहरा होता है कि वो अपनी आवाज खो देती है, वो गूंगी हो जाती है। तो एक तरफ रणविजय जिसके लिए आज़ादी हिंसा करने का लाइसेंस थी, और दूसरी तरफ ज़ैबुन्निसा जिसके लिए आज़ादी का मतलब था सब कुछ लुट जाना, परिवार, घर, इज्जत और आवाज तक। देखिए कमलेश्वर ने यहाँ क्या कमाल किया है। सही बात है। ये सिर्फ दो किरदारों की कहानी नहीं है, ये आज़ादी के दो चेहरों की कहानी है। एक चेहरा सत्ता और हिंसा का है जो आज़ादी के नाम पर और मजबूत हो रहा है, और दूसरा चेहरा उस आम इंसान का है जो इस आज़ादी की सबसे भारी कीमत चुका रहा है। उपन्यास की पूरी इमारत आप देखिए तो इन्हीं दो किरदारों की बुनियाद पर खड़ी है। तो ये तो हुई 1947 की बात, लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं, बल्कि और ज्यादा उलझती और स्याह होती जाती है जैसे जैसे साल बीतते हैं। हाँ, हम 1950 और 60 के दशक में आते हैं। देश में संविधान लागू हो गया है, चुनाव हो रहे हैं, एक नया सिस्टम बन रहा है। ऐसे में रणविजय जैसे लोग कहाँ जाते हैं? वो कहीं नहीं जाते, बस अपना चोला बदल लेते हैं। मतलब जो हिंसा पहले गांव की गलियों में नंगी नाच रही थी, वो अब सफेद खादी के कपड़े पहनकर राजनीति में आ जाती है। रणविजय सिंह, जो 1947 का एक हिंसक युवक था, अब विधायक बन चुका है, एक सम्मानित नेता। बिल्कुल। हाँ, और अब वो मंच से भाषण देता है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। मतलब उसकी नफरत वाली सोच खत्म नहीं हुई, बस उसे एक राजनीतिक विचारधारा का नाम मिल गया। ये तो और भी खतरनाक है। बिल्कुल, क्योंकि अब उसकी हिंसा को लेजिटिमेसी मिल गई है, उसे राजनीतिक संरक्षण मिल गया है। 1947 में उसने जो किया था वही अब उसका पॉलिटिकल कैपिटल है। वो अपने समुदाय का रक्षक बन गया है। अच्छा,
लेखक यहाँ ये दिखा रहे हैं कि आज़ादी के बाद की राजनीति की नींव में ही कैसे नफरत और बंटवारे के बीज डाल दिए गए थे। और दूसरी तरफ ज़ैबुन्निसा का क्या होता है? ज़ैबुन्निसा दिल्ली की एक झुग्गी में गुमनामी की जिंदगी जी रही है। उसने एक बेटे को जन्म दिया है, सलीम। सलीम को नहीं पता कि उसका पिता कौन है, उसकी माँ बोल क्यों नहीं पाती। वो बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, लेकिन उसके अंदर एक सवाल हमेशा सुलगता रहता है। और जब उसे अपनी माँ की कहानी पता चलती है तो उसका दिल नफरत से भर जाता है। लेकिन उसकी नफरत किसके लिए है? उन लोगों के लिए जिन्होंने इसकी माँ के साथ गलत किया, या पूरे सिस्टम के लिए? ये तो इस उपन्यास की खूबी है। सलीम की नफरत किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये उस पूरे देश, उस पूरी व्यवस्था के लिए है जिसने उसकी माँ को सिर्फ जख्म दिए और फिर उसे भुला दिया। यहाँ कमलेश्वर दिखा रहे हैं कि बंटवारे का जख्म सिर्फ एक पीढ़ी तक नहीं रहता, वो विरासत में मिलता है। ज़ैबुन्निसा का दर्द अब सलीम की नफरत बनकर अगली पीढ़ी में पहुंच गया है। ये एक ऐसा नासूर है जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा है। सही कहा। और सिर्फ ये दो कहानियां नहीं है, उपन्यास में उस दौर के समाज की पूरी तस्वीर है। कमलेश्वर कई और किरदारों को लाते हैं जो सिस्टम की अलग अलग परतों को दिखाते हैं। जैसे वो पत्रकार है शरद चंद्र जोशी। हाँ, जोशी। वो एक आदर्शवादी पत्रकार है। वो सच लिखना चाहता है, सरकार की, नेताओं की पोल खोलना चाहता है, लेकिन उसका अखबार का मालिक कहता है ये सब नहीं छपेगा, सरकार नाराज हो जाएगी, ये देशद्रोह जैसा है। तो वो पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसे सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ रही है। और वो कम्युनिस्ट नेता जो मंच पर तो मजदूरों किसानों के लिए क्रांति की आग उगलने वाली बातें करता है और पर्दे के पीछे ठेकेदारों से मिलकर अपना शानदार बंगला बनवा लेता है। ये उस दौर की विचारधाराओं के खोखलेपन पर एक जबरदस्त तमाचा है। बातें समाजवाद की और काम पूंजीपतियों वाले। एक ईमानदार आईएएस अफसर भी है। वो जहां भी पोस्टिंग पर जाता है भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नतीजा क्या होता है? हर 6 महीने में उसका कहीं दूर दराज तबादला कर दिया जाता है। यहाँ कमलेश्वर सिर्फ अलग अलग लोगों की कहानियां नहीं बता रहे, वो दिखा रहे हैं कि आजादी के बाद सिस्टम कैसे हर किसी को निगल रहा था। अच्छा। चाहे आप सच बोलना चाहें, क्रांति करना चाहें या ईमानदारी से काम करना चाहें, ये व्यवस्था आपको या तो तोड़ देती है या फिर आपको अपने जैसा ही बना लेती है। ये किसी एक इंसान की नाकामी नहीं बल्कि एक संस्थागत सड़न की कहानी है। बिल्कुल, जहां हर कोई अपनी दिशा खो रहा है। पत्रकार अपनी कलम की, नेता अपनी विचारधारा की और अफसर अपनी ईमानदारी की। और फिर कहानी अपने सबसे भयानक और दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है 1971 से 1975 के दौर में। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ता है। पूरे देश में देशभक्ति की लहर है और रणविजय, जो अब विधायक से सांसद बन चुका है, वो तो इस आग में सबसे आगे है। संसद में खड़े होकर चिल्लाता है, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दो। और यही उपन्यास का सबसे क्रूर और डरावना सच सामने आता है। कमलेश्वर दिखाते हैं कि कैसे बाहरी दुश्मन का डर दिखाकर देश के अंदर अंदरूनी दुश्मन बनाए जाते हैं। आप ये बात जरा और खोलकर समझाएंगे? मतलब ये कि जब रणविजय जैसे नेता संसद में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, तो उसी देशभक्ति की आड़ में उनके लोग दिल्ली की झुग्गियों में दंगे भड़का देते हैं। ओहो। मुसलमानों पर हमले होने लगते हैं, ये कहकर कि ये सब पाकिस्तानी हैं, और उसी पागल भीड़ के हाथों ज़ैबुन्निसा का बेटा सलीम मार दिया जाता है। हाँ। हे भगवान, मतलब एक तरफ आप देश के लिए सरहद पर जंग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ देश के अंदर ही अपने लोगों को मार रहे हैं। ये कैसा विरोधाभास है? यही तो खोई हुई दिशा है। लेखक देशभक्ति और सांप्रदायिकता के बीच की वो महीन दीवार गिरा देता है। वो दिखाता है कि कैसे रणविजय की नफरत अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बन गई है। सरहद पे गोली चले या न चले, देश के अंदर सलीम जैसे बेगुनाहों को उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। और इस सदमे के बाद ज़ैबुन्निसा की जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी, वो भी टूट जाती है। वो फिर से गूंगी हो जाती है, हमेशा के लिए अपने ही अंदर कैद होकर रह जाती है। अगर किसी को लगता है कि कहानी में इससे बुरा और क्या हो सकता है, तो वो गलत है। उपन्यास का अंत तो शायद और भी ज्यादा दहलाने वाला है। साल है 1975, देश में इमरजेंसी लग चुकी है और हमारा किरदार रणविजय सिंह अब केंद्र में मंत्री बन चुका है, सत्ता के शिखर पर। और सत्ता के शिखर पर बैठकर वो क्या कर रहा है? वो गांवों में जबरदस्ती नसबंदी के कैंप लगवा रहा है। हाँ,
गरीबों को, लाचारों को पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी की जा रही है और कहानी एक पूरा चक्कर काटकर वहीं वापस आती है जहां से शुरू हुई थी, चंद्रपुर गांव में। हाँ, रणविजय के अपने गांव में, जहां एक नौजवान इस जबरदस्ती का विरोध करता है और रणविजय, जो अब देश का मंत्री है, वो पुलिस को बुलाता है और गोली चलवा देता है। हाँ, दर्जनों गांव वाले, उसके अपने गांव के लोग मारे जाते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। जिस गांव से उसने धर्म रक्षा के नाम पर अपनी यात्रा शुरू की थी, 28 साल बाद वो उसी गांव को अपने सत्ता के अहंकार में लहूलुहान कर देता है। यहाँ उपन्यास एक बहुत बड़ी बात कह रहा है। वो ये कि सत्ता का नशा जब सिर पर चढ़ता है तो उसके लिए कोई अपना या पराया नहीं होता। सही बात है। रणविजय की क्रूरता अब किसी धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं रही। वो अब हर उस इंसान के खिलाफ है जो उसकी ताकत को चुनौती देता है, चाहे वो उसके अपने गांव का ही क्यों न हो। 1947 में उसने दूसरों को मारा, 1975 में वो अपनों को मार रहा है। ये सत्ता के अमानवीय हो जाने की इंतहा है। बिल्कुल। और वो पत्रकार शरद चंद्र जोशी, उसका क्या हुआ, जो सच लिखने की जिद पर अड़ा था? उसे इमरजेंसी के खिलाफ लिखने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया है। और एक रात वो जेल की कोठरी की दीवार पर कोयले से लिखता है, हमने आज़ादी हासिल की थी पर दिशाएं खो दी, अब न घर का पता न घाट का। ये लाइन तो पूरे उपन्यास का सार है। बिल्कुल। और अगली सुबह उसे जेल से निकालकर किसी अज्ञात जगह पर ले जाया जाता है। कहाँ, ये किसी को कभी पता नहीं चलता। सच की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। जोशी का गायब होना सिर्फ एक किरदार का अंत नहीं है। नहीं, ये उस दौर में पत्रकारिता, असहमति और अभिव्यक्ति की आजादी के अंत का प्रतीक है। ये किताब खत्म करके जो एक सवाल जहन में घूमता रहता है, वो उपन्यास की आखिरी लाइन ही है, जो हवा में एक सवाल की तरह लटक जाती है। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? कमलेश्वर ने ये सवाल 1975 में पूछा था, और कमाल देखिए, आज 50 साल बाद भी ये सवाल उतना ही ताज़ा, उतना ही जरूरी लगता है। इसकी आज के समय में प्रासंगिकता ही इसे एक महान कृति बनाती है। कमलेश्वर ने जिन मुद्दों की जड़ें दिखाई थीं, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, राजनीतिक पाखंड, सत्ता का अंधाधुंध इस्तेमाल और सच की आवाज को दबाने की कोशिश। हाँ, क्या वो चीजें आज हमारे समाज से पूरी तरह खत्म हो गई हैं? शायद नहीं। शायद नहीं। उनका रूप बदल गया है, उनके तरीके बदल गए हैं, लेकिन वो चुनौतियां आज भी किसी न किसी शक्ल में हमारे सामने खड़ी हैं। यही वजह है कि खोई हुई दिशाएं आज भी उतना ही बेचैन करती हैं जितना शायद 1973 में करती होगी। तो इस बातचीत को हम भी एक सवाल के साथ ही खत्म करते हैं, एक सवाल जो सीधे इस उपन्यास से ही प्रेरित है और जिसे सुनने वालों को अपने मन में जरूर टटोलना चाहिए। सवाल ये है, और ये थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, अगर आज साल 2025 में कमलेश्वर ये उपन्यास दोबारा लिखते तो क्या किरदारों के नाम और घटनाएं पूरी तरह से नई होती, या सिर्फ तारीखें और चेहरे बदलते लेकिन कहानियां वही रहती?